गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना साहा। पिछले लॉकडाउन में मैंने एक चैनल तैयार किया था, है ना। अब तो लॉकडाउन के 1 साल हो गए। मैंने कई सारे वीडियोस डाले, 8 क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास के साइंस। उम्मीद है कि आप लोग देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, है ना, इस चैनल में। और मेरा यही मकसद था कि लॉकडाउन में घर में बैठे हिंदी मीडियम वाले बच्चे गांव गांव में, दूर दूर में जो रह पाते हैं, मकसद मेरा वही था कि वो हिंदी मीडियम में समझ सके, है ना। घर में बैठे उन्हें कुछ जानकारी हिंदी मीडियम में हो जाए साइंस की। तो आज 10th क्लास का 7th चैप्टर में, मतलब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ा रही हूँ। अभी पेज नंबर 130 में पढ़ाऊंगी, ठीक है। पेज नंबर 130 मैं पढ़ाऊंगी। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में मैंने मस्तिष्क का डायग्राम के बारे में, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर के बारे में बतलाया था कि अग्र मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है और पश्च मस्तिष्क है ना। इतना मैंने बतलाया था। अब इसके बारे में और हम लोग आगे जानेंगे। ये तो डायग्राम हो गया। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क है, ठीक है। जो पोर्शन है अग्र मस्तिष्क, ये अग्र मस्तिष्क जो है वह थैलेमस, हाइपोथैलेमस और प्रमस्तिष्क, ठीक है, ये तीनों से अग्र मस्तिष्क बना है। मतलब उनके ये पार्ट है। कौन कौन है? अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क, जिन्हें हम सेरेब्रम कहते हैं, और थैलेमस, थैलेमस लिखा हुआ नहीं है, थैलेमस है, और थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये है अग्र मस्तिष्क के भाग। अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन, आगे का पोर्शन, है ना, मस्तिष्क का आगे वाला पोर्शन। तो इनमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सूंघना, सुनना, देखना आदि के लिए विशिष्टकृत है ना। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनना, सूंघना, देखना आदि के लिए विशिष्टकृत है। हम लोग के ग्राही है ना, 5 ग्राही, रिसेप्टर 5 ग्राही जो है हम लोगों के, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, है ना। तो इन जो ये जो है 5 ग्राही, तो यहाँ सुनना, सूंघना और देखना अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र आदि के लिए विशिष्टकृत है, स्पेशलाइज्ड है ना। इसमें साहचर्य के क्षेत्र पृथक होते हैं, जहां इन संवेदी सूचनाओं, अन्य ग्राही से प्राप्त सूचना एवं पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है। इन सब पर आधारित एक निर्णय लिया जाता है कि अनुक्रिया तथा सूचनाएं प्रेरक क्षेत्र तक कैसे पहुंचाई जाए, जो ऐच्छिक पेशी की गति को, ऐच्छिक पेशी की गति, ऐच्छिक माने जो हमारे इच्छा के अनुसार से जो पेशियां मेरे हिसाब से है ना, मेरे चाहने से, तो वो ऐच्छिक पेशियों की गति जैसे हमारे टांग की पेशियां नियंत्रित करती हैं। तो इसमें क्या है, अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र जो सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टकृत है, और संवेदी सूचनाओं, है ना, सेंसरी, जैसे ही किसी तरह का कुछ बाहरी पर्यावरण से रिलेटेड कुछ हमारे शरीर में, हाथ में, पैर में, कहीं भी, वो मैसेज तुरंत मस्तिष्क में चला जाता है ना। तुरंत मेरी रज्जु से अन्य ग्राही से प्राप्त सूचना पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है।
और निर्णय लिया जाता है कि अनुक्रिया तथा सूचना प्रेरक क्षेत्र तक कैसे पहुंचाई जाए, जो ऐच्छिक पेशी की गति को, जैसे कि हमारे टांग की पेशियां, नियंत्रित करती हैं। कुछ हमारा मस्तिष्क जो है देखने सुनने से अधिक जटिल है। जैसे हमें कैसे पता लगता है कि हम पर्याप्त भोजन खा चुके हैं, है ना? जब हम कुछ घंटे हो जाते हैं तो लगता है जैसे कि हमें भूख लगी है ना? वो भूख का अनुभव कैसे होता है? वह भी हमें मस्तिष्क इस मैसेज को भेजता है। मस्तिष्क ही इस मैसेज को भेजता है कि अब हमें भूख लगी, अब हमें खाना चाहिए। फिर खाने के बाद जब हम कुछ भोजन को खा लेते हैं, जब मेरा पेट भर जाता है, तो फिर हमको लगता है कि हमारा पेट अब भर गया है, अब हमको और नहीं खाना चाहिए, है ना? अब हमें नींद की जरूरत, हमें नींद आ रही, यह जानने के लिए कि एक भूख से संबंधित केंद्र है जो अग्र मस्तिष्क में एक अलग भाग है ना? तो अग्र मस्तिष्क यह भूख, प्यास, नींद, ताप, थकान सबके बारे में ये सूचनाएं देती है ना? भूख लगना, नींद लगना, प्यास लगना, ताप, थकान, इस तरह का जो रहता है वह अग्र मस्तिष्क हमें खबर देता है। अग्र मस्तिष्क में एक अलग अलग भाग है। अग्र मस्तिष्क हमें ये सूचना देती है। मानव मस्तिष्क के नामांकित चित्र का अध्ययन कीजिए और हम देख चुके हैं कि विभिन्न भागों के विशिष्ट कार्य है ना? अभी हमने दिखलाया अलग अलग कार्य है अग्र मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का और पश्च मस्तिष्क का, हिंड ब्रेन का। सबका अलग अलग कार्य है। प्रतिवर्त शब्द का दूसरा उपयोग भी देखते हैं। जैसे कि हमने प्रारंभ में चर्चा की थी कि जब हम किसी ऐसे खाद्य पदार्थ को देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं तो अपने आप मुंह में पानी आ जाता है ना? या तो बहुत सारा इमली, खट्टा खट्टा इमली सामने देखते हैं, या गुपचुप वाले पानी को देखते हैं तो लगता है कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है, पानी आ गया है। और तो इस तरह का जो होता है, जैसे हृदय स्पंदन, हमारा हृदय धड़क रहा है, हमारा पल्स चल रहा है और धड़कन है, या हमारे श्वसन की क्रिया चल रही है, या डाइजेशन चल रहा है, तो वास्तव में इनके बारे में सोचकर या चाहकर भी आसानी से हम इन क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मेरा तो, हम तो उसी पर कर सकते हैं जो ऐच्छिक क्रिया हम जो है ऐच्छिक पेशी के द्वारा जो हम करवा सकते हैं। कहीं जाना, कहीं आना, टहलना, हाथ मोड़ना, पैर मोड़ना, झुकना, ऊपर जाना, कुछ वो हो गया ऐच्छिक क्रिया जो मेरे इच्छा के अनुसार चल रहा था, है ना? जो मेरी इच्छा के अनुसार हो रहा है। टांग को आगे बढ़ाना, रुक जाना, दौड़ जाना, बैठ जाना, कूद जाना, ये सब हमारी, लिखना, बोलना, ये सब हमारी इच्छा के इच्छा के अनुसार हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कुछ विशिष्ट कार्य कुछ ऐसे हैं जिनको कि हम नहीं रोक सकते हैं, वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। अब मुंह में पानी आ जाना, मेरा हृदय का धड़कना, पल्स चलना, डाइजेशन होना, श्वसन की क्रिया होना, तो क्या इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। इनको हम, इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। यानी कि ये सब क्रियाएं अनैच्छिक क्रिया है जो कि हमारे हाथ में नहीं है। क्या सांस लेने के लिए या भोजन पचाने के लिए हम सोचेंगे कि नहीं अभी हम सांस नहीं ले, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। हम सोचेंगे कि नहीं भोजन अभी नहीं पचे, कुछ देर बाद पचे, तो ऐसा हो सकता है? नहीं। ये हमारे हमारे बस में नहीं, इन्हें हम नहीं रोक सकते हैं। तो
ऐसी क्रियाएं जो होती है वह अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती है। और श्वसन होना, डाइजेशन होना, एक्सक्रीशन होना, शरीर के अंदर की जो भी क्रिया है उस पर हमारा कोई बस नहीं चलता है और इन्हें हम अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। तो इन अनैच्छिक क्रियाओं में से कई मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क से नियंत्रित होती है। ठीक है। इस तरह की जो क्रियाएं हैं, जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इनवॉल्ट्री एक्टिविटी जो कि मेरे बस में नहीं है, वह मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन तथा हिंड ब्रेन से कंट्रोल होता है। इसको हम लोग को ऐसे याद रखना होगा कि जो अनैच्छिक क्रिया है वह मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन से कंट्रोल होता है ना। और अग्र मस्तिष्क में क्या था? देखने की, सुनने की, सूंघने की आदि विशिष्ट होती है। और ऐच्छिक क्रियाएं है ना। देखिए, ऐच्छिक पेशी की गति जैसे हमारी टांग की पेशियां नियंत्रित करती है। हालांकि कुछ संवेदन देखने सुनने से अधिक जटिल होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारा पेट भरा है जानने के लिए भूख से संबंधित कहते, ये अग्र मस्तिष्क में एक अलग भाग है। तो यहाँ पर कौन कर रहा है? अग्र मस्तिष्क। दोनों में अंतर देखिए, ये काम हो गया अग्र मस्तिष्क का। हम्म और अभी जो अनैच्छिक क्रिया के बारे में जो बात हुई, वह काम है मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क यानी कि पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और अनुमस्तिष्क का। ठीक है। अब फिर इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी। चित्र बीच में देखते जाइएगा तो समझ में आएगा। तो अनैच्छिक क्रिया, इन अनैच्छिक क्रियाओं में से कई मिड ब्रेन तथा हिंड ब्रेन से नियंत्रित होती, कंट्रोल होती है। ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना, वोमिटिंग होना, पश्च मस्तिष्क स्थित मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा कंट्रोल होती है ना। तो इसको भी हम लोग को याद रखना होगा। पॉन्स जो है वह श्वसन क्रिया को कंट्रोल करता है। पॉन्स देखिए, ये पश्च मस्तिष्क हिंड ब्रेन में जो पॉन्स है, पॉन्स क्या करता है? श्वसन क्रिया को, हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है, मेडुला जो है वह, मेडुला ऑब्लोंगेटा अनैच्छिक क्रिया जो हमारे बस में नहीं है, वोमिटिंग होना, डाइजेशन होना, छींकना, खांसना, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, है ना, ये सब की जितनी क्रियाएं हैं वो सब मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। ठीक है। और अनुमस्तिष्क जो है यानी कि सेरबेलम, सेरबेलम जो है, अनुमस्तिष्क सेरबेलम, ये शरीर को संतुलित बनाए रखता है। शरीर को, है ना, पोस्चर एवं संतुलित बनाए, संतुलन देता है, शरीर को संतुलन देता है। तो यहाँ से फिर हम पढ़ते हैं एक बार। सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना, वोमिटिंग पश्च मस्तिष्क मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। कुछ क्रियाओं जैसे कि एक सीधी रेखा में, तो ये हो गया अनैच्छिक क्रिया है ना, जो कि हिंड ब्रेन और मध्य मस्तिष्क से कंट्रोल होता है। इसमें वो सब क्रियाएं होती है जो कि हमारे हाथ में, हमारे बस में नहीं है, ना ही हम उसको रोक सकते हैं। ठीक है। वोमिटिंग, डाइजेशन, छिकना, खांसना, धड़कना, है ना, पल्स चलना, ये सब को हम नहीं रोक सकते। अब देखिए, कुछ क्रियाओं जैसे एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना पर विचार करो। ये पश्च मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क द्वारा संभव है। ये हो गया मेरे इच्छा के अनुसार, जैसा हमने चाहा। सीधी रेखा में चलना, सीधा चले जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, उठा रहे हैं, ले जा रहे हैं, है ना, तो पेंसिल उठाना। तो ये पश्चिम मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है। टहलना, घूमना, ये अनुमस्तिष्क द्वारा ही
संभव है। देखिए अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क कहाँ है, देखिए अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है, यानी कि हिंड ब्रेन, है ना, पश्च मस्तिष्क से ही सब रिलेटेड है, से कंट्रोल होता है। तो ऐसा जो भी क्रिया हुआ, ये पश्च मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेबेलम द्वारा ही संभव है, जो ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की सांस्कृतिक तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी होती है। माने शरीर को एक आकार देना, पोस्चर देना और उनका संतुलन करना, बैलेंस बनाए रखना, उसके लिए उत्तरदायी है। यदि हम इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं और ये सभी घटनाएं काम करना बंद कर दें तो क्या होगा, सोचिए, है ना। तो हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में, ब्रेन ही एक ऐसा चीज है जिसका ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता है। मस्तिष्क है तो सब कुछ है। और हम जो भी मैसेज हम लोग भेजते हैं, क्या होता है, फिर मेडुलर जो होते हैं ब्रेन में जाता है ना। तो बहुत सारी जो कंट्रोल होता है हमारा, हर तरह की क्रिया को कंट्रोल करता है मस्तिष्क के तीन भाग, जो मैंने अभी बतलाया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च यानी कि हिंड ब्रेन। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे कि ऊतक रक्षित कैसे होते हैं। ऊतक जो है, इतने सारे टिश्यू जो होते हैं, रक्षित कैसे होते हैं। मस्तिष्क की तरह कोमल अंग जो विविध क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है, सावधानी पूर्वक रक्षा भी होनी चाहिए, है कि नहीं। इसके लिए शरीर की भी कल्पना इस प्रकार की है कि मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में व्यवस्थित है, अवस्थित है, जो हमारे जितने भी ऊतक है, नर्व्स है, टिश्यूज है, तो उनका सुरक्षा भी तो होना जरूरी है, उनका रख रखाव भी तो होना जरूरी कि बाहरी आघात से आघात तक पहुंचे, है कि नहीं। इसलिए उनका कोमल अंग की सुरक्षा भी उतना ही जरूरी है। तो मस्तिष्क की तरह कोमल अंग जो विविध क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है, तो उनको भी सुरक्षा रखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या है कि खोपड़ी स्कल है, मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है, हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है। तरल मन लिक्विड, एक लिक्विड तरह का लिक्विड तैरते रहता है पूरा, उसी गुब्बारे में, तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रघात अवशोषक उपलब्ध कराता है, बाहरी आघातों से, चोट से उसको बचाता है। यदि हम अपने हाथ को कमर के मध्य के नीचे ले जाएं, तो हम देखेंगे कि एक कठोर उभार वाली संरचना का अनुभव करेंगे, है ना। अपने हाथ को कमर के मध्य के बीच नीचे ले जाएंगे, तो हम देखेंगे कठोर उभार वाली संरचना का अनुभव करेंगे। यह कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी है ना। रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रा, वर्टिब्री कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी है, जो मेरु रज्जु की रक्षा करती है। उसको भी तो रक्षा करना है, तो मेरु रज्जु की रक्षा करती है। जैसे हमारे हृदय के लिए, फेफड़ा के लिए, सबके लिए सुरक्षा गार्ड है, पसलियों के लिए, है ना, पसलियां बना हुआ है। तो उसी तरह हमारे ब्रेन का भी सुरक्षा करने के लिए हड्डी का एक बॉक्स बना रहता है, जिसे कहते हैं हम लोग क्रेनियम। ये जो बॉक्स है, बॉक्स का नाम है क्रेनियम, CRANIUM, क्रेनियम। क्रेनियम मीन्स मस्तिष्क रखने का एक बॉक्स। ठीक है, तो अभी और ऊंचा क्लास में आप लोग जाइएगा तो और जानकारी मिलेगी।
और कशेरुकदंड यानी कि जो रीढ़ की जो हड्डी होती है, उसके अंदर क्या रहता है, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर सुरक्षित रहता है। तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है, यानी कि नर्व्स टिश्यू जो है सो कैसे क्रिया करते हैं। अब हम तंत्रिका ऊतक की चर्चा करते हैं। यह सूचना कैसे सूचना एकत्र करता है, इन्हें शरीर में भेजता है और सूचनाओं को संसाधित करता है, सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेता है और पेशियों तक क्रिया के लिए निर्णय को संवाहित करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह क्रिया या गति संपन्न होनी होती है, पेशियों तक अंतिम काम करें। तो तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और उनके साथ साथ ये तीनों चार 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस के आंसर नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ये 5 क्वेश्चन आंसर होंगे, अभ्यास ये इसके, और तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को ब्रेन समझ में आ गया होगा। ब्रेन जहाँ समझ में नहीं आएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा। अच्छा, बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम इसका क्वेश्चन आंसर कहाँ है, इसका लिंक भेजो। क्वेश्चन आंसर जब चैप्टर खत्म होता है तो उसके लास्ट वीडियो में केवल क्वेश्चन आंसर आता है। ये मैंने आज नहीं, शुरू से अभी हमारे करीब 80 वीडियोस बन चुके हैं। सब में वही है कि चैप्टर जब खत्म होता है 3-4 वीडियोस के बाद तो लास्ट चैप्टर में क्वेश्चन आंसर रहते हैं। तो प्लीज आप लोग सर्च कीजिएगा, जिस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए वो आपको लास्ट वीडियो में केवल क्वेश्चन आंसर रहेगा। ठीक है, आपको परेशानी नहीं होगी। आप प्ले लिस्ट निकालिएगा, प्ले लिस्ट में आप चैप्टर देखिएगा और चैप्टर का लास्ट जो वीडियोज रहेगा उसमें केवल क्वेश्चन आंसर। इसके पहले मैंने जय प्रक्रम में 15वां जो था वीडियोज, उसमें केवल क्वेश्चन आंसर मैंने डाला है, क्योंकि वो चैप्टर काफी बड़ा था और बहुत बड़ा रहने के कारण काफी वीडियोस तैयार हुए थे। और लास्ट वीडियोस करीब 49 मिनट से उसमें केवल क्वेश्चन आंसर है। आप उसको ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन आंसर है। तो कई स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम इसका क्वेश्चन आंसर ये पार्ट का, ये पार्ट का, ये चैप्टर का। तो मैं बता दे रही हूँ कि जो चैप्टर का उनको चाहिए उसके लास्ट वीडियो में सीरियल वाइज मैंने पढ़ाया है और लास्ट में क्वेश्चन से डाला है, मैंने बीच बीच में नहीं डाला है। ठीक है, तो उम्मीद है कि खूब ध्यान से खोजने से, प्लेलिस्ट देखने से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर मैं अब नेक्स्ट क्लास लेती हूँ। ओके, ओके, बाय, थैंक यू।